हेलो एवरीवन, हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट टारगेट यूपीएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये हमारे हिस्ट्री प्रोग्राम का 24th क्लास होगा, जिसमें हम चालुक्यास के बाद अब नेक्स्ट जो प्रोमिनेंट किंगडम सदर्न इंडिया में राइज होगा, जिसका नाम था राष्ट्रकूटाज, उनके बारे में देखेंगे। ओके, सो इन दिस लेक्चर वी विल गोइंग टू सी अबाउट द राष्ट्रकूटाज, राष्ट्रकूटा। ओके, सो राष्ट्रकूटास जो थे, ओके, सो राष्ट्रकूटास का ओरिजिन हमें कब पता चलता है कि राष्ट्रकूटास का ओरिजिन क्या है? अगर हम ओरिजिन के बारे में देखें तो हमें ऐसा दिखता है कि जो अर्ली राष्ट्रकूटास रूलर थे, ओके, मतलब जिन्होंने राष्ट्रकूटा एम्पायर एस्टेब्लिश किया उनके पहले, मींस दंती दुर्ग इनके प्रीडिसेसर जो भी थे, ओके, दे वर्क एज अ फ्यूडल लॉर्ड। ओके, दे वर्क एज अ फ्यूडल लॉर्ड अंडर चालुक्यास। ओके, चालुक्यों के अंडर वे एज अ सामंत वर्क करते थे। ओके, चालुक्य कौन से? स्पेसिफिकली तो बादामी। ओके, बादामी या फिर जैसे हम वातापी भी कह सकते हैं। ओके, वेस्टर्न राज्य जो कर्नाटका में है। सो बादामी के जो चालुक्यास थे, ओके, सो उन चालुक्यास के एज अ फ्यूडल लॉर्ड कौन वर्क करते थे? सो वो थे राष्ट्रकूटास, ऐसा हमें पता चलता है। देन नेक्स्ट हमें दिखता है कि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ओके, इन फ्यूडल लॉर्ड्स को जो राजा थे, जैसे कि हमने उस वक्त की कंटेम्प्रेरी सोसाइटी देखी है, ओके, हमने कंटेम्प्रेरी सोसाइटी या फिर हम कहेंगे हमने कंटेम्प्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देखा है, ओके, कि कैसे एक जो ट्रांजिशन फेज है, ओके, फ्रॉम एंशिएंट टू मिडिवल इंडिया, हमें दिखता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो मोर एंड मोर फ्यूडल होते गया इन नेचर। ओके, हमें फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में ही नहीं, दुनिया की हर जगह पे हमें फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन मिडिवल इंडिया में राइज, मतलब मिडिवल वर्ल्ड में राइज होते हुए दिखेगा। इंडिया में इससे कोई अलग नहीं, इंडिया में भी हमें फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम राइज होते हुए दिखेंगी। इंडिया में जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, ओके, उनको जो राजा थे, जो सुप्रीम अथॉरिटी थे, उनके द्वारा जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, उन फ्यूडल लॉर्ड्स को आर्मी मेंटेन करने की परमिशन मिली थी। ओके, वो आर्मी मेंटेन कर सकते थे। अब यहाँ पर हमें सवाल आता है कि व्हाई दे वेयर अलाउड टू मेंटेन आर्मी, उन्हें आर्मी मेंटेन करने का क्यों मतलब परमिशन मिली थी? ओके, तो जैसे कि मैंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ये फ्यूडल नेचर का है। ओके, सो मोर एंड मोर पावर जो होंगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ हमें डिवेल्युएट होते हुए दिखेंगी, डिवॉल्व होते हुए दिखेंगी, कम होते हुए दिखेंगी, डिसेंट्रलाइज्ड हम कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में होते हुए दिखेंगी। ओके, तो उसमें दो जो फंक्शन थे, दो जो प्रमुख फंक्शन थे जो ये फ्यूडल लॉर्ड्स परफॉर्म करते थे, जिसके लिए उन्हें ये आर्मी मेंटेन करने की जरूरत गिरती थी, वो हमें कौन से दिखते हैं? ओके, ये याद रखिए, ये आंसर राइटिंग में भी हमारे काम में आ सकता है। ओके, सो जो फ्यूडल एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर फ्यूडल स्ट्रक्चर था सोसाइटी का या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें फ्यूडल लॉर्ड्स को आर्मी मेंटेन करने के लिए दो प्रमुख रीजन थे। एक तो इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू, इन ऑर्डर टू कलेक्ट रेवेन्यू। ओके, उन्हें रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट थी आर्मी की। सेकंड रिक्वायरमेंट थी आर्मी की फ्यूडल लॉर्ड्स को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ओके, सो जो लॉ एंड ऑर्डर है, ओके, विदाउट एनी प्रॉपर मशीनरीज, तो कैसे के फ्यूडल लॉर्ड उनके प्रदेश में वे लॉ एंड ऑर्डर इंपोज कर सकेंगे? ओके, क्योंकि राजा जो थे, राजा तो सेंटर ऑफ पावर है ही, वहां से ही सब पावर डाइल्यूट हो रही है। बट लोकल लेवल पर अगर आपको कंट्रोल रखना है तो आपके पास कुछ अथॉरिटी चाहिए, आपके पास कुछ पावर चाहिए। सो दैट पावर दे गॉट इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडिंग आर्मी। ओके, वो स्टैंडिंग आर्मी के द्वारा फ्यूडल लॉर्ड्स को उनकी पावर एस्टेब्लिश करने का एक मौका मिला। ओके, इसी मौके का कुछ राजाओं ने ज्यादा फायदा उठाया, मींस इस मौके को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, ऐसा हमें दिखता है। सो ये हर राजा मतलब मैक्सिमम हमें जो मिडिवल इंडिया में सक्सेशन होगा, वन डायनेस्टी टू सेकंड डायनेस्टी, वन एम्पायर टू सेकंड एम्पायर, ये इसी नेचर में हुआ है। ओके, ऐसा हमें दिखता है। सो ये जो राष्ट्रकूटास थे ये भी कोई उनसे अलग नहीं, राष्ट्रकूटास जो कि फ्यूडल थे चालुक्यास के, ओके, वे आर्मी मेंटेन करते थे। ओवर द पीरियड हमें दिखेगा कि राष्ट्रकूटास उनकी आर्मी जो है उसे कंसोलिडेट करते जाएंगे। ओके, अप टू द पॉइंट जब उन्हें लगेगा कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है, जो चालुक्यास है, ओके, वे चालुक्यास कमजोर नहीं हुए।
ओके, जब उन्हें पता चलेगा कि चालुक्य कमजोर हो चुके हैं, वे इतने दूर के प्रदेश तक अपनी मतलब क्या कह सकते हैं कंट्रोल, ओके, उनका जो कंट्रोल है वे एक्सपांड नहीं कर सकते हैं। जब उन्हें वे अंदाजा आ जाएगा, दे विल डिक्लेयर देयर इंडिपेंडेंस इमीडिएटली। ओके, जब उन्हें पता चला, ओके, जब उन्हें ऐसा अंदाजा आया कि ये जो राजा है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है, कौन सी, सो चालुक्यास की, ये अभी उनकी सोविग्रिटी हम पर इंपोज नहीं कर सकते हैं, तो हम अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर अभी कर सकते हैं। सो इन दैट सिचुएशन हमें दिखता है कि जो चालुक्यास की लास्ट राजा थे, हम कहेंगे लास्ट इंपॉर्टेंट राजा, जिनका नाम था कीर्तिवर्मन द्वितीय। ओके, कीर्तिवर्मन द्वितीय। ओके, कीर्तिवर्मन द्वितीय जो लास्ट चालुक्य राजा थे, वथपी मतलब बादामी ब्रांच के, उनको जो दंती दुर्ग उस वक्त के लीडर थे राष्ट्रकूटास के, ओके, राष्ट्रकूटास के उस वक्त के लीडर, उनका नाम था दंती दुर्ग, दंती दुर्ग, इन्होंने डिफीट किया। ओके, इन्होंने डिफीट किया दंती दुर्ग, इन्होंने लास्ट, ओके, वथापी ब्रांच के, क्योंकि हमने 3 ब्रांच के चालुक्यास देखे हैं, वथापी, वेंगी एंड कल्याणी। ओके, सो हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, बादामी ब्रांच मींस वथापी ब्रांच के। ओके, सो वथापी ब्रांच के लास्ट राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय, इनको दंती दुर्ग द्वारा युद्ध में पराभवित किया गया था, और तब से हमें दिखता है कि वह जो प्रदेश है, ओके, जो प्रदेश चालुक्यास के पास था, वह प्रदेश अभी राष्ट्रकूटास के पास आएगा, और दंती दुर्ग इन्होंने खुद को एज अ किंग वहां पर क्राउन कर लिया। ओके, और उन्होंने अपना एक एम्पायर एस्टेब्लिश किया, जिसका कैपिटल उन्होंने रखा मान्यखेत। कौन सा रखा, मान्यखेत, मान्यखेड़ भी कह सकते हैं हम उसे मान्यखेत कह सकते हैं, कर्नाटका में ये सिटी है, उसको उन्होंने एज अ कैपिटल डिक्लेयर कर दिया, और वहां से उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। ओके, अब ये तो हो गए उनके ओरिजिन के बारे में कि हाउ राष्ट्रकूटा, ओके, कम इनटू द पिक्चर ऑफ इंडियन मिडिवल इंडिया। ओके, ये चीजें क्लियर हो गई। देन नेक्स्ट हमें राष्ट्रकूटास के बारे में पता कैसे चलता है। ओके, व्हाट आर द सोर्सेस थ्रू व्हिच वी कम टू नो अबाउट द राष्ट्रकूटास। ओके, सो सोर्सेस माइट बी डिफरेंट, there are literary sources, there are numismatic sources, and there are some inscription through which we know little bit history about the Rashtrakutas ruler. Okay, तो उसमें अगर हम देखें, सबसे पहला सोर्सेस में भी सबसे पहला अगर हम देखें तो इंस्क्रिप्शन। ओके, इंस्क्रिप्शन, सो देयर आर मल्टीपल इंस्क्रिप्शन व्हिच वर इशूड बाय द रिस्पेक्टिव किंग, जो रूलर थे वो आएंगे, वो उनके अचीवमेंट्स इंस्क्रिप्शन पर इंस्क्राइब करके जाएंगे। सो मल्टीपल इंस्क्रिप्शन है, जो हम आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट जब देखेंगे तब उनके बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। ओके, यहाँ पर ओके ओनली टू द पॉइंट ऑफ रेफरेंस 2 इंस्क्रिप्शन के बारे में हम मेंशन जरूर करेंगे। एक जो इंस्क्रिप्शन है उसका नाम था समनगढ़, समनगढ़ का इंस्क्रिप्शन। सेकंड इंस्क्रिप्शन इज बंधक इंस्क्रिप्शन, बंधक inscription. Okay, these Samangad inscription and Bandhak inscription are 2 most important inscription which were issued by the earlier ruler who ruled over the Rashtrakutas empire. Okay, Rashtrakuta throne. So ये कुछ important है, एक Samangad and second is बंधक इंस्क्रिप्शन। ओके, देन मल्टीपल लिटरेरी सोर्सेस। ओके, लिटरेचर जो किताबें हैं, बहुत सी किताबें इनके वक्त लिखी गई है। बहुत से राष्ट्रकूटा राजा जो थे वे कल्चर को पैटर्नाइज करते थे। ओके, वे खुद भी लिखते थे, जैसे कि राजा अमोघवर्ष, इनके द्वारा खुद एक किताब लिखी गई थी। ओके, वे हम देखेंगे जब आर्ट एंड कल्चर देखेंगे। ओके, so through those multiple books written during that period हमें राष्ट्रकूटास के बारे में पता चलता है। ओके, मींस लिटरेचर से हमें राष्ट्रकूटास के बारे में पता चलता है। एंड देन थर्ड वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर कॉइन्स, द न्यूमिस्मेटिक एविडेंस जिसे हम कहते हैं। ओके, कॉइन्स, सो उनके द्वारा मल्टीपल कॉइन्स इशू किए गए थे, जो कि गोल्ड या फिर हम कहेंगे सिल्वर में थे। ओके, सिल्वर और गोल्ड, ओके, सिल्वर और गोल्ड के मल्टीपल कॉइन्स उनके द्वारा इशूड किए गए थे। मल्टीपल कॉइन्स को अलग अलग नामों से जाना जाता था। फॉर एग्जांपल कुछ गोल्ड कॉइन थे जिनको एज सुवर्ण, सुवर्ण एंड द्रमास इस नाम से जाना जाता था। कुछ कॉइन्स को एज अ कलंजू, कलंजू एंड अक्कम, इस नाम से जाना जाता था। ओके, सो
एक तो इंस्क्रिप्शन कहेंगे हम, एक तो लिटरेरी सोर्सेस, या तो फिर कॉइन्स जिसे हम न्यूमिस्मेटिक सोर्सेस कहते हैं, ओके, थ्रू विच वी कम टू नो अबाउट राष्ट्रकूटाज। ओके, जो भी कुछ राष्ट्रकूटाज की हिस्ट्री हमने कंस्ट्रक्ट की है ओवर द पीरियड फ्रॉम द फाउंडर दंती दुर्ग टू द लास्ट रूलर, ओके, जो रहेंगे वहां तक हमको हिस्ट्री ये मल्टीपल सोर्सेस से कंस्ट्रक्ट करते आएगी है। ओके, सो ये था उनके ओरिजिन एंड सोर्सेस के बारे में। नेक्स्ट जो हमें देखना है वह है राष्ट्रकूटाज के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। सो नेक्स्ट हमें जो देखना है वह है राष्ट्रकूटाज इनके पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में। ओके, सो पॉलिटिकल हिस्ट्री राष्ट्रकूटाज की कहां से शुरू होंगी? उनके फाउंडर से। ओके, उनके फाउंडर थे राजा दंती दुर्ग। ओके, दंती दुर्ग। सो दंती दुर्ग जो होंगे, ओके, वहां से इनके पॉलिटिकल हिस्ट्री शुरू होंगी। जैसे कि मैंने अर्लियर मेंशन किया है कि दंती दुर्ग इनके द्वारा लास्ट चालुक्य किंग जो थे, कौन? कीर्ति वर्मन द्वितीय, ओके, इनको पराभूत किया गया था। देन नेक्स्ट दंती दुर्ग इनके द्वारा जो एक एम्पायर एस्टेब्लिश किया गया था उसका उन्होंने कैपिटल रखा। कौन सा कैपिटल रखा उन्होंने कैपिटल रखा मान्यखेत या फिर जिसे हम मालखेड़ भी कहते हैं, मालखेड़ा। ओके, मालखेड़ा। ओके, सो ये कर्नाटका में हमें दिखता है, मालखेड़ा, मान्यखेत। ओके, ये एक हो गया। देन नेक्स्ट हमें दिखता है जब दंती दुर्ग इन्होंने उनको हराया। ओके, उन्होंने जो सराउंडिंग एरिया था, उन्होंने हराने से पहले सबसे मेन याद रखिए, उन्होंने डायरेक्टली कीर्तिवर्मन इन पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने पहले कांची जो था, जहां पे पल्लवस थे, ओके, उन्होंने कांची पर भी आक्रमण किया था। ओके, उन्होंने फर्स्टली कांची पर आक्रमण किया, कांची पर उन्होंने अटैक किया। वहां पर जो राजा थे नंदी वर्मन, ओके, वहां पर लैटर नंदी वर्मन थे। ओके, वो स्टार्टिंग इनिशियल वाले नंदी वर्मन नहीं, लैटर वाले जो नंदी वर्मन थे, ओके, उनके साथ उन्होंने एक अलायंस एस्टेब्लिश किया, और उस अलायंस से फिर उन्होंने कीर्तिवर्मन इन पर आक्रमण करके चालुक्यों को डिफीट किया। ओके, आप क्रोनोलॉजी समझिए कैसे हो रहा है। तो ओके, ये यहां तक हो गया। दिन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि जब ओके इन्होंने थ्रोन असेंड किया, उन्होंने एम्पायर एक्सटेंशन शुरू कर दिया। एम्पायर एक्सटेंशन वहां पर शुरू हमें उनके द्वारा दिखता है किया गया। दिन नेक्स्ट दंती दुर्ग इन्होंने ओके अपने इंस्क्रिप्शन, ओके, इनके द्वारा जो इंस्क्रिप्शन लिखा गया था उसका नाम था समनगढ़ इंस्क्रिप्शन। समनगढ़ इंस्क्रिप्शन, ओके, जो फर्स्ट इंस्क्रिप्शन हमने मेंशन किया था वही ये इंस्क्रिप्शन है, समनगढ़ इंस्क्रिप्शन। इसमें हमें इनके द्वारा जो इश्यू किया गया है उनके दो चीजों के बारे में पता चलता है। एक तो उनका चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन इनका पराभव युद्ध में उनके द्वारा, ये एक चीज पता चलती है। देन नेक्स्ट उनके द्वारा मल्टीपल रिचुअल्स परफॉर्म किए गए थे। ओके, उनके द्वारा रिचुअल्स परफॉर्म किए गए थे जिसमें एक हिरण्यगर्भ ये एक यज्ञ आता है, हिरण्यगर्भ यज्ञ आता है। ये यज्ञ क्या है? लिटरली अगर इन सेंस में हम देखें तो इसे कहते हैं गोल्डन वूम्ब। ओके, सो ये यज्ञ क्यों किया जाता था? ओके, ये यज्ञ किया जाता था ज्यादातर के क्षत्रियों द्वारा। ओके, क्षत्रिय द्वारा। अभी ये हिंदू धर्म की मान्यता है जिसमें हिरण्यगर्भ ये कब परफॉर्म किया जाता है? जब वो राजा जो होंगे उनका रीबर्थ होगा, मतलब पुनर्जन्म होगा, तो ही बॉर्न, ओके, नेक्स्ट लाइफ में वो एज अ क्षत्रिय ही बॉर्न हो, ये इंश्योर करने के लिए क्षत्रिय ये यज्ञ परफॉर्म करते थे। कौन सा यज्ञ? हिरण्यगर्भ। और ये हिरण्यगर्भ उनके द्वारा परफॉर्म किया गया था। किनके द्वारा? राजा दंती दुर्ग इनके द्वारा। ओके, ये हमें याद रखना चाहिए। ओके, ये एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि दंती दुर्ग, ओके, इनकी जब डेथ हो जाएंगी, किनकी? दंती दुर्ग, इनकी जब डेथ हुई थी तो ही डाई एज अ चाइल्डलेस। ओके, इनको खुद का कोई पुत्र नहीं था जो कि उन्हें सक्सीड कर सके। ये चीज समझ लीजिए क्लियरली आप। ओके, तो यहाँ पर जब दंती दुर्ग इनकी डेथ हुई तो दंती दुर्ग की डेथ के बाद उनके जो अंकल थे, ओके, तो कई जगह पर लिखा है उनके अंकल जो थे कृष्णराज वन, ओके, कौन? कृष्णराज प्रथम, वो उन्हें अभी सक्सीड करेंगे। सो नेक्स्ट रूलर कौन होंगे अभी इसमें? कृष्णराज वन। ओके, कृष्णराज वन। ओके, तो सब जब दंती दुर्ग इनकी डेथ हुई तब सिविल वॉर ओपन होगा। ओके, क्योंकि जो भी एस्पायरिंग
रूलर होंगे, जो भी एस्पायरिंग नोबल होंगे दंती दुर्ग के, जो पावर कैप्चर करने के हंग्री होंगे, वे खुद का एम्बिशियस जारी करेंगे, वे एम्पायर को इन्वेड करने को देखेंगे। तो उस सिविल वॉर में, उस वक्त के टसल में, उस वक्त के सिविल वॉर में हमें ऐसा दिखता है कि कृष्णराजवन ये एज अ विक्टोरियस साबित हुए, ये जीते, इन्होंने फिर वहां पर थ्रोन सक्सीड किया। और दंती दुर्ग के बाद नेक्स्ट राजा हमें कौन दिखता है फिर? कृष्णराज फर्स्ट। कृष्णराज फर्स्ट, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो जब कृष्णराज फर्स्ट ये थ्रोन असेंड करेंगे तो इन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो एक तो जो रिबेलियन थे, ओके, रिबेलियन थे, उनको सप्रेस किया। ओके, रिबेलियन को सप्रेस किया, ये एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट हमें दिखता है इनके द्वारा एम्पायर जो था, एम्पायर को एक्सटेंड किया गया। ओके, एम्पायर को एक्सटेंड किया गया टुवर्ड्स द सदर्न साइड एंड नॉर्दर्न साइड, मींस महाराष्ट्र का भी बहुत सारा एरिया इन्होंने कवर कर लिया था। किन्होंने? राजा कृष्णराज। इन्होंने ये चीज याद रखिए, महाराष्ट्र के भी एरिया में कृष्णराजवन इनका इन्वेजन हुआ था। अब ये मैं क्यों कॉन्फिडेंसली कह रहा हूं? क्योंकि राजा कृष्णराजवन इन्होंने एलोरा यहां पर स्थित, एलोरा यहां पर स्थित कैलाशनाथ टेम्पल, ओके, कैलाशनाथ टेम्पल, ओके, जो रॉक कट टेम्पल है कैलाशनाथ एलोरा में, वो बिल्ड किया है। ओके, सो किसने मंदिर बनाया? वो कैलाशनाथ मंदिर। तो कृष्णराज प्रथम, राष्ट्रकूट रूलर कृष्णराज प्रथम, इन्होंने एलोरा स्थित मंदिर बनाया है। ये चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है? उनका इंटरेस्ट किसमें? इंटरेस्ट पता चलता है उनके रिलीजियस अफेयर में। ओके, वे रिलीजियस अफेयर में इंटरेस्टेड थे। ये एक चीज हो गई क्लियर हमें, वे रिलीजियस अफेयर में इंटरेस्टेड थे, यहां तक क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट, उनके द्वारा मल्टीपल जो नेबरिंग स्टेट थे, ओके, नेबरिंग स्टेट को सप्रेस किया गया उनके द्वारा। ओके, नेबरिंग स्टेट को उनके द्वारा सप्रेस किया गया, ये एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि ड्यूरिंग देयर लास्ट डेज, ओके, ड्यूरिंग देयर लास्ट डेज, ड्यूरिंग हिज लास्ट कैंपेन, सम ऑफ हिज लास्ट कैंपेन, ही सप्रेस्ड द गंगाज। गंगा जो थे, दक्षिण के गंगा, हम गंगा वैली के गंगा नहीं कह रहे, दक्षिण में जो गंगा एम्पायर था, गंगाज ऑफ सदर्न इंडिया, ओके, सदर्न इंडिया के जो गंगाज थे उनको सप्रेस किया गया था। किनके द्वारा? कृष्णराज फर्स्ट इनके द्वारा। ओके, और जब कृष्णराज वन इनकी डेथ हुई थी, ओके, सो उनके डेथ के बाद उनको जिन्होंने सक्सीड किया था वे थे उनके पुत्र गोविंद द्वितीय, गोविंद सेकंड। ओके, सो कृष्णराज फर्स्ट, इनके बाद अभी नेक्स्ट इन लाइन थ्रोन पर कौन बैठे? गोविंद द्वितीय। ओके, ये चीज आपने याद रखना, गोविंद द्वितीय इन्होंने सक्सीड किया कृष्णराज फर्स्ट इनके बाद में। देन जब गोविंद द्वितीय ये अपना रूल संभाल रहे थे तो हमें ऐसा दिखता है कि गोविंद थ्री इनको कुछ इजीली थ्रोन एक्वायर नहीं करता है, कैप्चर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त भी सेम, अभी देखो राष्ट्रकूटाज में मेजरली जो सक्सेशन हुआ है वे थ्रू आइदर सिविल वॉर हुआ है या फिर नॉर्मल टसल की वजह से हुआ है, ऐसा हमें दिखेगा। तो यहाँ पर भी वही था, क्योंकि कृष्णराजवन इन्होंने बाकी के कंटेम्पररी जो उनके कंटेंडर थे उनको हराकर उन्होंने वो थ्रोन कैप्चर कर लिया। नेक्स्ट गोविंद द्वितीय जो उनके ही पुत्र थे, वे जब गद्दी पर बैठे तो गोविंद द्वितीय को चैलेंज करने खुद उनके छोटे भाई आए थे जिनका नाम था ध्रुव, जिनका नाम था ध्रुव। ओके, ये दिखता है हमें। सो गोविंद द्वितीय इनको चैलेंज जिन्होंने किया था वे थे उनके खुद छोटे भाई ध्रुव, जो कि खानदेश का जो एरिया है महाराष्ट्र में वहां के वे गवर्नर थे। ओके, वो एरिया नियरली अराउंड जैसे मैप में देख सकते हो आप। ओके, सो उन दोनों में सिविल वॉर हुआ, गोविंद द्वितीय एंड ध्रुव इनके बीच में सिविल वॉर हुआ। और उस सिविल वॉर में हमें दिखता है ध्रुव के द्वारा, ओके, राजा ध्रुव इनके द्वारा गोविंद द्वितीय इनको युद्ध में हराया गया। ओके, वो जो वॉर था वो वॉर किसके लिए एडवांटेजियस साबित हुआ? ध्रुव द्वितीय इनके लिए। ओके, वहां पर गोविंद द्वितीय, ओके, इनकी मौत हो गई। और नेक्स्ट राजा गोविंद द्वितीय के बाद, ओके, इमीडिएटली आफ्टर गोविंद द्वितीय हमें कौन दिखते हैं सक्सीड होते हुए? राजा ध्रुव। सो नेक्स्ट इन लाइन जो राजा होंगे वो होंगे राजा ध्रुव। सो नेक्स्ट रूलर जो हमें देखने हैं उनका नाम है राजा ध्रुव, राजा ध्रुव। ओके, सो राजा ध्रुव इन्होंने अपने बड़े भाई
ओके, गोविंद द्वितीय इनको युद्ध में हराकर, इनको सिविल वॉर में हराकर थ्रोन कैप्चर कर लिया और उन्होंने अपना एक अथॉरिटी एस्टेब्लिश की, ऐसा हम कह सकते हैं। और जब उन्होंने अथॉरिटी एस्टेब्लिश की तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो ये किया कि उन्होंने जो रिबेलियंस थे, ओके, हम कहेंगे कि जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, हम कहेंगे फ्यूडल लॉर्ड्स, जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे जिन्होंने, ओके, हु सपोर्टेड गोविंद द्वितीय ड्यूरिंग दैट सिविल वॉर, जो फ्यूडल लॉर्ड जिन्होंने गोविंद द्वितीय को उस सिविल वॉर में सपोर्ट किया था, उनको इन्होंने पनिश किया। ये सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए, ओके, क्योंकि ध्रुव ऑब्वियसली उन्होंने सिविल वॉर जीता है, तो सिविल वॉर जीतने के बाद वो उन लोगों को तो पनिश करेंगे ही जो लोग उनके खिलाफ थे। तो उनके खिलाफ सबसे मेन कौन थे? जो फ्यूडल लॉर्ड जिन्होंने गोविंद द्वितीय इनको सपोर्ट किया था। तो उन सबको उन्होंने बारी बारी से पनिश कर दिया। एक चीज, तो जब उन्होंने पूरा रिबेलियन जो था, पूरा रिबेल था, उसको जब उन्होंने सप्रेस कर दिया, देन नेक्स्ट सेकंड उन्होंने अपना फोकस जो डाइवर्ट किया, वो उन्होंने डाइवर्ट किया एम्पायर के एक्सटेंशन में। ओके, सो एम्पायर जो था हमें बहुत ही एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ओके, एक्सपायर का क्या कहेंगे हम, एम्पायर का भी एक्सपेंशन होते हुए हमें दिख रहा है अंडर ध्रुव, हम कहेंगे ध्रुव, राजा ध्रुव इनके अंडर। ओके, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि राजा ध्रुव जो थे, ओके, इन्होंने बहुत ही कम टाइम फ्रेम में, बहुत ही कम शॉर्ट पीरियड में उन्होंने जो दक्षिणी भारत का पट्टा था, ओके, उसको अपने अंडर ला भी लिया, उसको उन्होंने अपने सोविग्रिनिटी में ला लिया, अपने अथॉरिटी में ला लिया, ऐसा हमें दिखता है। मल्टीपल राजाज होंगे, ओके, देखिए मल्टीपल राजाज थे जो इनके अंडर वर्क करते थे, इसीलिए तो ये जो राजाज थे इन्होंने खुद को अलग अलग टाइटल दिए थे। ओके, इन्होंने महाराजा धीराज खुद को ऐसे टाइटल भी दिए थे। ओके, ऐसा हमें दिखता है। वो टाइटल्स नोट्स में मैं दे दूंगा, आप उसमें रेफर कर लेना। ओके, ये एक चीज होगी। देन नेक्स्ट, जब ध्रुव, ओके, इनको वैसे लगा कि उनकी तबीयत खराब हो रही है, तो ड्यूरिंग हिज लास्ट डे ध्रुव इन्होंने अपने ही पुत्र गोविंद थर्ड, कौन? गोविंद थर्ड, ओके, जो उनके यंगेस्ट सन थे, उनको रूलर बनाया। ओके, गोविंद थर्ड इनको रूलर बनाया। किन्होंने रूलर बनाया? राजा ध्रुव। इन्होंने अपने जीते जी उनको एज अ सक्सेसर डिक्लेयर किया। ओके, उन्होंने उनके जीते जी उसको सक्सेसर डिक्लेयर किया। ये एक चीज हमें समझनी होगी। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है कि जो राजा थे, कौन? ध्रुव। ओके, इनकी डेथ हो जाएंगी, फिर गोविंद थ्री सक्सीड करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए, गोविंद थ्री जो थे ये थे यंगेस्ट सन। गोविंद थ्री क्या है? ये एक यंगेस्ट सन है, तो ऑब्वियसली उनको कौन चैलेंज करेंगे? उनके एल्डर ब्रदर। सो यहाँ पे हमें दिखता है सेम, गोविंद थ्री आल्सो किससे जाते हैं? सिविल वॉर से। ओके, इनके पीरियड में भी हमें सिविल वॉर होते हुए दिखता है, जो कि उनके खुद एल्डर ब्रदर। ओके, हमें सिबलिंग वॉर बहुत दिख रहे हैं। ओके, फर्स्ट सक्सेशन से ही लेकर ही राजा ध्रुव, दंती दुर्ग इनके द्वारा एम्पायर एस्टेब्लिश किया गया। राजा दंती दुर्ग के बाद जिन्होंने एम्पायर को सक्सीड किया वो कौन थे? राजा कृष्णराज प्रथम। उनके वक्त भी हमें सिविल वॉर होते हुए दिखा है सिबलिंग्स में। देन नेक्स्ट हमें जब राजा गोविंद द्वितीय दिखे तब भी हमें सिबलिंग्स में सिविल वॉर होते हुए दिखा है। अब नेक्स्ट जो राजा ये दिख रहे हैं हमें गोविंद थ्री, यहाँ पर भी हमें सिबलिंग्स का वॉर दिख रहा है। ओके, सिविल वॉर ये कॉमन है अभी सक्सेशन में, ये मल्टीपल जगह पे हमें दिखेगा। हम जब दूसरी डायनेस्टी भी देखेंगे वहां पर भी हमें सिबलिंग्स की वजह से जो सिविल वॉर की कंडीशन क्रिएट होंगी एक एम्पायर में, वो दिखती है। ओके, ये चीज हमें क्लियरली अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। देन नेक्स्ट हमें दिखता है कि गोविंद थ्री इन्होंने सेम एज एक्सपेक्टेड बाय हिज फादर ध्रुव, इन्होंने एम्पायर को एक्सटेंड किया, एम्पायर का एक्सपेंशन किया। ओके, एम्पायर का एक्सपेंशन किया। एम्पायर का एक्सपेंशन में जैसे कि मैप में आप देख सकते हो, उन्होंने लगभग पूरा जो सदर्न पट्टा था वो उन्होंने कैप्चर कर लिया था। किन्होंने? गोविंद थर्ड इन्होंने, ये चीज याद रखिए। ओके, गोविंद थर्ड इन्होंने। देन नेक्स्ट गोविंद थर्ड आफ्टर क्या कहेंगे हम, रूल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। गोविंद थर्ड इनको उनके जो इकलौते पुत्र थे, ओके, गोविंद थ्री हैज ओनली सन, उनका नाम क्या था? महाराजा सर्व। उनका नाम था महाराजा
महाराजा सर्व, जिन्हें हम अमोघ वर्ष प्रथम नाम से भी जानते हैं, अमोघ वर्ष प्रथम, ओके, इस नाम से भी जानते हैं। सो राजा अमोघ वर्ष ये अब कौन सा थ्रोन सक्सीड करेंगे, ये अब राष्ट्रकूटास का थ्रोन सक्सीड करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट रूलर जो है वो होंगे राजा अमोघ वर्ष। सो नेक्स्ट राजा जो हमें देखने हैं उनका नाम है राजा अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष फर्स्ट। ओके, राजा अमोघ वर्ष फर्स्ट लाइक हिज फादर। ओके, राजा अमोघ वर्ष फर्स्ट ये थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटास, हम कह सकते हैं। ओके, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा, ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा। ओके, अब राजा अमोघ वर्ष क्यों इंपॉर्टेंट है हमें, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू या फिर इंडियन पर्सपेक्टिव थ्रू या फिर ओवरऑल मिडिवल हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव थ्रू। ओके, तो उसकी दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो उनके द्वारा जो पैटर्नेज दिया गया था, ओके, उनके द्वारा पैटर्नेज दिया गया था, एक तो लिटरेचर को, जो मतलब जो लोग किताबें लिखते थे, जो राइटर्स थे, उन राइटर को उनके द्वारा पैटर्नेज दिया गया था, एक चीज ये थी। सेकंड, उनके द्वारा अलग अलग रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को बहुत बड़े डोनेशन दिए गए थे। ओके, ये हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि राजा अमोघ वर्ष ये जो थे वे ड्यूरिंग हिज इनिशियल लाइफ ही वाज अ हिंदू। याद रखिए वो कौन थे, तो हिंदू थे। उसमें भी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र में जो महालक्ष्मी टेम्पल है, ओके, वहां पर जो महालक्ष्मी देवी है, उस महालक्ष्मी देवी के, ओके, ये एक भक्त थे। ओके, महालक्ष्मी, ओके, महालक्ष्मी देवी डिवोटी कहेंगे हम, महालक्ष्मी देवी डिवोटी। कौन थे महालक्ष्मी देवी के डिवोटी, राजा अमोघ वर्ष ड्यूरिंग हिज अर्ली एज। बट हमें क्या दिखता है, ओवर द पीरियड ये जैनिज्म को कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, जैनिज्म को ये कन्वर्ट हुए, ये भी हमें पता चलता है उनके अलग अलग इंस्क्रिप्शन से कि वे जैनिज्म को कन्वर्ट हुए थे। ओके, तो उनके द्वारा बहुत से जैन, ओके, जैन श्राइन्स को उनके द्वारा डोनेशन दिया गया था। बहुत से अलग अलग जैन जो क्या कहते हैं हम श्राइन्स उनके वक्त एस्टैब्लिश किए गए थे। बहुत से जैन जो लिटरेचर थे, राइटर्स थे, उनको उनका पैटर्नेज मिला था, जिसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण कौन थे, जिनसेना। ओके, जिनसेना ये एक बहुत ही फेमस जैन राइटर थे उस वक्त, उनके कंटेम्प्रेरी, जिनको राजा अमोघ वर्ष इन्होंने पैटर्नेज दिया गया था। ओके, ये कंटेम्प्रेरी राइटर थे। ओके, इनके अलावा राजा अमोघ वर्ष खुद एक अच्छे राइटर थे। याद रखिए, ये खुद एक अच्छे राइटर थे जिन्होंने खुद किताबें लिखी थी। याद रखिए, ये खुद एक अच्छे राइटर थे जिन्होंने खुद किताबें लिखी थी। ओके, मल्टीपल किताबें कौन सी लिखी थी, वो किताबें हम जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तब आराम से डिस्कस करेंगे। ओके, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ओके, ये चीज हो गई। देन नेक्स्ट, राजा अमोघ वर्ष, ओके, इनके द्वारा रिलीजियस एज वेल एज उनके लिटरेचर के प्रति ये हमें दिखता है उनका एक क्या कहते हैं, एक आकर्षण, अट्रैक्शन। यही नहीं, वे एक अच्छे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। ओके, उनके द्वारा जो अलग अलग मिलिट्री उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किए थे, इनके बारे में भी हमें पता चलता है। ओके, उनके मिलिट्री एडवांसेस हमें पता चलते हैं। उन्होंने एम्पायर को मेंटेन रखा, सबसे मेन चीज उन्होंने इंटैक्ट रखा, उन्होंने एम्पायर को इंटैक्ट रखा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पता होनी चाहिए कि इन्होंने राजा अमोघ वर्ष इन्होंने। ओके, देन नेक्स्ट, राजा अमोघ वर्ष, इनके बाद हमें दिखते हैं उनके जो सक्सेसर होंगे, जिनका नाम था कृष्णराज द्वितीय। उनका नाम था कृष्णराज द्वितीय। ये उन्हें सक्सीड करेंगे, राजा अमोघ वर्ष इनको सक्सीड करेंगे। ओके, सो कंपैरेटिवली अमोघ वर्ष, कृष्णराज द्वितीय, ये कौन थे, एक वीक सक्सेसर थे। ये एक वीक सक्सेसर थे जो अपनी सोवेरेनिटी दूसरों पर एस्टैब्लिश नहीं कर सके, वे अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए। तो जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे, जैसे ये दंती दुर्ग एक फ्यूडल लॉर्ड थे चालुक्यस के अंडर, वो खुद को इंडिपेंडेंट करेंगे, ठीक जो मल्टीपल फ्यूडल लॉर्ड्स राष्ट्रकूटास के अंडर होंगे, वे भी खुद को इंडिपेंडेंट कर देंगे, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी में कोई स्ट्रॉन्ग राजा है ही नहीं जो अपनी अथॉरिटी उन पर इंपोज कर सके। तो ये तो उन्हें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है खुद को इंडिपेंडेंस करने का, ये चीज आपको क्लियरली समझनी चाहिए। देन नेक्स्ट हमें दिखता है कि एम्पायर बहुत सारा डिसइंटीग्रेट होगा। ओके, एम्पायर डिसइंटीग्रेट होते हुए हमें दिख रहा है। एम्पायर का
क्या कहेंगे हम, डिसइंटीग्रेशन होते हुए हमें दिखता है। किनके वक्त, राजा कृष्णराज द्वितीय इनके वक्त दिखता है। ओके, ये चीज हमें क्लियर पता होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हमें दिखता है राजा कृष्णराज द्वितीय इनके कुछ ही समय बाद, ओके, या फिर इनके बाद कहेंगे हम कृष्णराज द्वितीय, इनको जो सक्सीड करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रूलर वो थे राजा इंद्र। ओके, राजा इंद्र। ओके, इंद्र 3 थे कि शायद, यस इंद्र 3, राजा इंद्र 3। ओके, राजा अमोघवर्ष इनके पोते, मीन्स ग्रैंडसन ऑफ अमोघवर्ष राजा इंद्र, ये अभी सक्सीड करेंगे। किन्हें सक्सीड करेंगे, राजा कृष्णराज द्वितीय इनको सक्सीड करेंगे। देन नेक्स्ट हमें ऐसा दिखता है जो उनके द्वारा इंस्क्रिप्शन इशू किए गए थे, उन इंस्क्रिप्शन से हमें ऐसा पता चलता है कि जो राजा इंद्र 3 थे, ओके, राजा इंद्र 3 जब उन्होंने थ्रोन असेंड किया तो सबसे पहले जो उन्होंने किया तो लॉस्ट टेरिटरी जो थी उनकी, लॉस्ट टेरिटरी जो थी उन्होंने वो रिकॉन्कर की। ओके, उन्होंने रिकॉन्कर की लॉस्ट टेरिटरी, उन्होंने फिर से अपनी अथॉरिटी, हम कहेंगे अथॉरिटी एस्टैब्लिश की सदर्न इंडिया में, उन्होंने फिर से अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश की, कहां पर, सदर्न इंडिया में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट प्रोमिनेंट ऑफ हिज मिलिट्री एडवांसेस इज, ओके, वन ऑफ कहेंगे हम, इनका सबसे लाइफ में सबसे बड़ा इनका जो मिलिट्री एडवांस था वो था महिपाल, राजा महिपाल जो थे। ओके, महिपाला, राजा महिपाला का, ओके, उन्होंने डिफीट किया। ओके, राजा महिपाला को उन्होंने डिफीट किया, और जब उन्होंने राजा महिपाला को डिफीट किया तो उन्होंने कन्नौज को सैक्ड किया। कन्नौज जो था उस वक्त का पावर सेंटर, उसको उन्होंने सैक्ड किया। सैक्ड मींस उसको लूट लिया, वहां से जो पैसा आया, और उसके बाद जो राजा इंद्र 3 इनकी पॉलिटिकल पोजीशन थी नॉर्दर्न इंडिया में, या फिर कहेंगे हम ओवरऑल इंडिया में, उस वक्त के कंटेम्पररी हिस्टोरियंस ऐसा लिखते हैं कि राजा इंद्र 3 उस वक्त के भारत के सबसे शक्तिशाली राजा थे। आफ्टर द डिफीट ऑफ महिपाला he became most powerful ruler. Okay, at that time हम कह सकते हैं उस वक्त के सबसे ज्यादा पावरफुल रूलर कौन थे, तो इंद्र 3rd। कौन थे, इंद्र 3rd। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट राजा इंद्र 3 इन्होंने भी मल्टीपल टाइटल अज्यूम किए थे। उनके पीरियड में हमें दिखता है कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रूलर होंगे इंद्र 3 इनके बाद वे दिखते हैं हमें राजा कृष्ण 3rd। ओके, हम उन्हें कहेंगे कृष्ण 3rd। ओके, राजा कृष्ण 3rd। ओके, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर आफ्टर इंद्र, ओके, कौन थे, कृष्ण 3rd। ओके, ये अब इंपॉर्टेंट रूलर आएंगे। ये इंपॉर्टेंट रूलर क्यों है, देखिए, क्योंकि जैसे इन्होंने महिपाला जो कि कन्नौज के शासक थे उस वक्त के, उनको हराया था, सेम वे राजा कृष्ण 3 इन्होंने चोलास के राजा, जो दक्षिण में चोला पावर राइज हो रही थी अराउंड 1947, ओके, अराउंड 1947 एडी, जो दक्षिण में चोला पावर राइज हो रही थी, उस चोला पावर के रूलर जो थे परांतका चोला, ओके, उनको डिफीट किया। किन्होंने डिफीट किया, राजा कृष्ण 3 इन्होंने, और जो राष्ट्रकूटास थे उनकी अथॉरिटी एस्टेब्लिश की इन सदर्न इंडिया, ऐसा भी हम कह सकते हैं, इन सदर्न इंडिया। फिर हमें राष्ट्रकूटास की अथॉरिटी एस्टेब्लिश होते हुए दिखेंगी। ये एक चीज हो गई। देन नेक्स्ट आफ्टर कृष्ण 3, जो कृष्ण 3 थे, ओके, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम हमें दिखता है कि जो भी वॉर इन्होंने जीते थे, जो भी लोगों को इन्होंने हराया था, ओके, वे लोग खुद को कंसोलिडेट करना शुरू कर देते हैं। ओके, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम इटसेल्फ वो खुद को कंसोलिडेट करना शुरू कर देते हैं, बट दे सिम पजेस नो थ्रेट इमीडिएट। ओके, वो इमीडिएट थ्रेट कोई पजेस नहीं करते थे, इसीलिए उनको ओवरलुक किया गया। बट एज सुन एज राजा कृष्ण 3 इनके डेथ हो गई, राजा कृष्ण 3 जब इनके डेथ हो गई, हमें दिखता है जो सक्सेसिव रूलर होंगे राजा कृष्ण 3 इनके बाद, इनके अगेंस्ट में जितने भी जो ये रूलर थे, ओके, जिसमें सब पकड़ लो आप, कौन, चालुक्य पकड़ लो, या फिर उसके बाद चोलास पकड़ लो, इन सब ने
जो सक्सेसिव अटैक किए थे, ओके, या फिर अलायंस करके जो अटैक किए थे, उसमें हमें दिखता है जो राष्ट्रकूटास डायनेस्टी थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। राजा कृष्ण 3 इनके बाद जो वीक रूलर थे, उन वीक रूलरों को मल्टीपल वॉर में, ओके, वन बाय वन जितने भी लोगों को राष्ट्रकूटास ने हराया था ओवर द स्पैन ऑफ 200 ईयर, उन्होंने अपना बदला लेने के लिए फिर से अटैक किया। उसमें सबसे प्रोमिनेंट कौन थे? तो लेटर ब्रांच ऑफ चालुक्यास, लेटर ब्रांच ऑफ चालुक्यास, बट कौन सी ब्रांच? वेस्टर्न चालुक्यास की लेटर ब्रांच, ओके, जो कि आगे चल के हमें ऐसा पता चलता है कि जो राष्ट्रकूटास को रिप्लेस करके दक्षिण में अपना चालुक्य डायनेस्टी एस्टेब्लिश करेंगे, जो कौन से चालुक्य होंगे? चालुक्य ऑफ कल्याणी, चालुक्य ऑफ कल्याणी, ओके, कल्याणी के चालुक्य ये एस्टेब्लिश करेंगे अपनी डायनेस्टी आफ्टर डिफीटिंग द लास्ट रूलर ऑफ राष्ट्रकूटा, ओके, ये चीज समझना होगा हमें, क्लियर, ओके, यहां तक क्लियर है। तो हमें पता चलता है कि लास्ट राजा को कौन हराएंगे? चालुक्य, कल्याणी के चोलास ने भी हराया था, आधा चोलास ने एक्वायर कर लिया, ओके, क्या कहते हैं हम, आधे से ज्यादा चोलास ने एक्वायर कर लिया था राष्ट्रकूटास का एम्पायर। रिमेनिंग एम्पायर जो था तो वो वेस्टर्न चालुक्यास ने एक्वायर कर लिया, अदर रिमेनिंग एम्पायर वो अलग राजा एक्वायर करेंगे। सो मल्टीपल डिसइंटीग्रेशन होते हुए हमें दिखेगा राष्ट्रकूटास के रिमेन में से, ओके। तो इस तरह राष्ट्रकूटास की पॉलिटिकल हिस्ट्री यहाँ पर खत्म होती है, ओके। नेक्स्ट जो हमें देखना है वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी एंड सोशल स्ट्रक्चर के बारे में, जो देखेंगे हम इसके बाद के लेक्चर में, ओके। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।